तो हमारे साथ जुड़े हैं बेहद खास मेहमान डॉक्टर वी.के. सारस्वत, जो कि मेंबर हैं नीति आयोग के और फॉर्मर डीआरडीओ चीफ रह चुके हैं। आप चांसलर हैं जेएनयू के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सारस्वत इस कार्यक्रम में आपका और इस हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर सारस्वत, हमारे दर्शकों को जिन्हें विज्ञान की जानकारी नहीं है और जिनका विज्ञान का बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें आप ये मतलब समझाइए कि अब चंद्रयान-3 के मून पर पहुंचने का, चांद पर पहुंचने का भारत के लिए क्या मतलब है? अ, भारत इस समय पहला देश है जिसने अपना स्पेसक्राफ्ट, जिसको हम बोलते हैं इस समय लैंडर, जी, चंद्रमा के साउथ पोल पर लॉन्च करके सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है। जी, अभी तक किसी भी देश ने इस पोजीशन में इस तरह की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है, तो हम इस हिसाब से नंबर 1 है। जी, और ओवरऑल देखा जाए चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों में हमारा चौथा नंबर है। अमेरिका, जी, रशिया, चाइना, इसके बाद हम। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मिशन रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रिसिजन की आवश्यकता है। और जी, जैसा कि हमारे लास्ट मिशन चंद्रयान 2 में हुआ था, कुछ ग्लिचेस की वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए थे। हमने वो सब ग्लिचेस, वो सब टेक्नोलॉजी गैप्स, वो जब हमारे सॉफ्टवेयर की कमियां थी, उन सबको दूर किया। उनको सिमुलेशन के ज़रिए हमने लॉन्च करने से पहले उनको पूरी तरह से समझा और अपने जी, सॉफ्टवेयर में, अपने हार्डवेयर में रिडंडेंसी लाई और उसकी पूरी तरह से टेस्टिंग की। उसकी वजह से आज हम सफल रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है भारत के लिए। भारत इस समय टीम इंडिया को मैं पूरा बधाई देना चाहूँगा जी, कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाओं के साथ हमारे वैज्ञानिकों ने जो अथक परिश्रम किया, जो जी, डेडिकेटेड सर्विस दी, उसकी वजह से आज भारत का नाम ऊंचा हुआ है और हम इस मुकाम में सफल हुए हैं। जी। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए कितनी बड़ी बात है 2008 में जब हम अगर बात करें चंद्रयान 1 उसके बाद 2 और अब 3, तो हमारी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका एक तरह से बहुत सालों की उनकी मेहनत है जो रंग लाई है। और अगर हम हमारे दर्शकों को समझा पाएँ कि चंद्रयान 3 में जिस तरह विक्रम लैंडर है, रोवर है जो अब बाहर निकल के तस्वीरें भी खींच रहा है, भारत को इसके ज़रिए क्या हासिल होगा? देखिए, ये एक इतना बड़ा मुकाम है कि हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जी, पूरी तरह से अभी हम कह सकते हैं कि हमने काफ़ी उस पे कामयाबी हासिल कर ली है। अब आप एक बात सोचिए कि 3,86,000 किलोमीटर दूर हम चंद्रमा पे क्या हो रहा है, वो अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। हमारा रोवर आगे चल रहा है और पिक्चर्स ले रहा है, ये हम देख रहे हैं। रियल टाइम हमें कम्युनिकेशन मिल रहा है। हमने 1 महीने पहले जब हमने इसका लॉन्च किया था और उस लॉन्च के बाद विभिन्न कक्षाओं में, पृथ्वी की कक्षा में, उसके बाद मून की कक्षा में इसको ले गए हम और करेक्ट वेलोसिटी, करेक्ट स्पीड, करेक्ट ओरिएंटेशन के साथ बिल्कुल एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह से हमने इसको चंद्रमा की सतह पर उतार दिया। ये हमारे लिए जी। एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी गेन है। हमारे जो वैज्ञानिक हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए इस बारे में उतनी कम होगी। इसरो और भारत के सभी वैज्ञानिकों का जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। जी, अगर हम इसकी बात करें इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस, इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी साइंटिफिक इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, स्पेस जो है, भारत इस लॉन्च के साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में और स्पेस इकोनॉमी में जी, उभर के आया है। मैंने आज दिन में भी कई बार इस बात पर चर्चा की कि ये जी, युग है स्पेस इकोनॉमी का। सिविल जी, सेक्टर के लिए, मिलिट्री सेक्टर के लिए स्पेस एक्टिविटी, स्पेस टेक्नोलॉजी हर देश के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है तो स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर हमें देश की रक्षा करना है तो हमें स्पेस के जरिए ही कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस समय हम स्पेस इकोनॉमी में,
क्योंकि हमारे लॉन्चेस जो हैं कम खर्चे पर होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत रोबस्ट और रिपीटेबल है, तो हम स्पेस इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह उभर के आए हैं। और इस समय जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि G20 में जो मैसेज आज गया है कि भारत एक स्पेस पावर के रूप में उभर के आया है, और क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, तो हम साउथ के जितने भी देश हैं, G20 के जितने देश हैं, उन सब के साथ मिलके उनकी ज़रूरतों को इसमें पूरा कर सकते हैं। और जो फ्रूगल इंजीनियरिंग हमारी है, जिसकी वजह से हमारी लॉन्च की कॉस्ट कम होती है, वो हमें कॉम्पिटिटिव बनाती है, और इसलिए हमें भविष्य में ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, ज़्यादा देश हमसे लॉन्च करने के लिए आएंगे और हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा होगा। आने वाले मिशंस जो होंगे इसमें, ये जी टेक्नोलॉजी जो अब बढ़ गई है, उनमें भी बहुत सहायता मिलेगी। जैसे हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, जी आज जो हमने कार्य किया है, ये गगनयान मिशन में उसके इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम सितंबर में फर्स्ट वीक या सेकंड में आदित्य मिशन करने वाले हैं, उसमें भी जी इसके इनपुट बहुत यूजफुल होंगे। और भविष्य में भी हम मंगलयान मिशन करेंगे, उसके बाद वीनस मिशन करेंगे। तो ये सब आज की जो लॉन्च है, आज की जो उपलब्धि है, वो इस बात की सूचक है कि भारत अब इस टेक्नोलॉजी में, इस स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, और वो किसी भी विदेशी ताकत से, किसी भी विदेशी शक्ति से कम नहीं है, बल्कि उनसे आगे है। जी जी आपने जिस तरह जिक्र किया कि जो हमारी स्पेस साइंस है, इसका सीधा सीधा रिश्ता हमारे रक्षा हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उससे है। अब इससे मिसाइल कार्यक्रम को कितना बल मिलेगा? देखिए, डिफेंस के लिए जो है स्पेस का यूज होता है, डिफेंसिव एक्टिविटी के लिए। भारत हमेशा से इस बात में विश्वास करता है, और एक हमारी नीति रही है, और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी ये कहा है हमेशा कि जी हम स्पेस का उपयोग केवल शांतिपूर्ण करेंगे, शांति के लिए करेंगे। अब हमें जब स्पेस को मिलिट्री में यूज़ करना है, तो हमें शांति बनाए रखने के लिए करना है। जैसे हमें स्पेस बेस्ड नेविगेशन करना है, स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन करना है, स्पेस बेस्ड पोजीशन आइडेंटिफिकेशन करना है, हमें अपना जो हेल्थ सेक्टर है उसमें स्पेस कम्युनिकेशन के द्वारा टेलीमेडिसिन को उपयोग करना है। तो ये सब हमारी शांतिपूर्ण रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम उसमें काम में लाएंगे। और जो मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे मिलिट्री का कम्युनिकेशन हम स्पेस के द्वारा कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, इमेजेस भेज सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, जी वो भी केवल डिफेंसिव एक्टिविटी के लिए हम स्पेस को उपयोग में लाएंगे। हम स्पेस वार में विश्वास नहीं करते। हम नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि किसी दूसरे देश के सैटेलाइट्स को कोई हानि पहुंचाई जाए, या उनकी स्पेस क्षमता को कम किया जाए, क्योंकि हम तो कॉपरेशन में विश्वास करते हैं। हम जी चाहते हैं कि वो भी स्पेस का यूज़ करें, हम भी स्पेस का यूज़ करें, अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ाने में यूज़ करें, अपने देश के जनता के लिए उनकी सेवा में यूज़ करें, एजुकेशन में यूज़ करें। तो उस मामले में हम लोग पूरे देश, क्या पूरे विश्व को एक तरह से सहायता दे सकते हैं, और यही स्पेस इकोनॉमी का सबसे बड़ा कदम है। जी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में हमने अपने आप को स्पेस सेक्टर में एक बड़े प्लेयर के तौर पर साबित कर दिया है? इसमें कोई शक नहीं है। जी आज हम साउथ पोल पे पहुंचने वाले सबसे पहले नेशन हैं। तो जी यही इस बात का द्योतक है कि हम इस टेक्नोलॉजी में अब इस समय काफ़ी ऊपर चढ़ गए हैं। हमारी पायदान अब काफ़ी ऊंची है। हम डेवलप्ड नेशंस के बराबर हैं, अगर थोड़ा बहुत कहें तो उनसे आगे भी हैं इस मामले में, क्योंकि हम साउथ पोल पर लॉन्च किए हैं। तो ये जो हमारी क्षमता सामने आई है उभर के, हम कहते हैं इसके साथ भारत एक स्पेस टेक्नोलॉजी में एक उभरती शक्ति के रूप में बाहर आया है। जी आपने गगनयान का भी जिक्र किया जिसका लॉन्च इस साल भी होना है, तो अब आगे क्या, उससे क्या उम्मीदें हम रखें? देखिए, गगनयान में कई चीज़ें होंगी, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स को स्पेस में भेज रहे हैं। जी तो हम जो सबसे बड़ी चीज़ कर चुके हैं अब इस समय, वो ये है कि हमारी लॉन्च व्हीकल जो कि गगनयान जी में भी यूज़ होगी, उसकी परफॉर्मेंस स्थापित हो गई। उसमें जो हमें बाकी जो चीज़ अब डेवलप करनी है, वो है
जो हमारा ह्यूमन मॉड्यूल होगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जी, कि हमारे स्पेस एस्ट्रोनॉट्स जाके उसमें बैठ के जाएंगे, उसको हमें डेवलप करना है। तो उसको डेवलप करने के लिए जो भी फैसिलिटीज हमने अभी तक बनाई हैं और जो काम हमने उसमें किया है, उसका इनपुट इसमें भी आए, और ये जो लॉन्च हुआ है इसके इनपुट्स उसमें भी जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो आज के लॉन्च से हमारी जो LVM-3 की जो लॉन्च कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह रोबस्ट रूप में स्थापित हुई है, रिपीटेबिलिटी स्थापित हुई है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजते हैं। हमारी रिलायबिलिटी लॉन्च की, हमारी कंट्रोल ऑफ द सैटेलाइट, ये सब बहुत ज़्यादा रोबस्ट होना चाहिए, और ये रोबस्टनेस आज हमने दर्शा दी है। जी। अगर हम मंगलयान मिशन की बात करें तो और हमारे जो स्पेस मिशन है उनकी बात करें तो उसको लेके अब हमें कितना सीरियस, कितना फ़ोकस्ड हो जाना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल में जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की नेतृत्व में ये जो काम हुआ है स्पेस में, जितने लॉन्च हुए हैं, आपने देखा कितने सारे PSLV लॉन्च हुए, कितने सारे जी, मल्टीपल सैटेलाइट्स लॉन्च हुए, कितने सारे हमने लो और अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किए, अपने सैटेलाइट भी लॉन्च किए और विदेशी मुल्कों के सैटेलाइट भी लॉन्च किए, स्टूडेंट सैटेलाइट्स भी लॉन्च किए। तो ये एक तरह से इस समय हमारे लिए एक प्रोफेशनल एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी हो गई है। इसमें ऐसा लग रहा है कि अब नया करने के लिए वो है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम पैसे में किस तरह ले जाएं। इसलिए हमने जो अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है वो ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें लाएं, स्टार्टअप्स जी, को लेके आएं, और यही हमारी इस समय ट्रांसफॉर्मेशन हुई है नीतियों के द्वारा, कि हमारे इस समय 8 या 15 तक जो है स्टार्टअप्स हैं जो स्पेस में काम कर रहे हैं, अपने सैटेलाइट्स बना रहे हैं, अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं। इसरो की मदद से वो अपने लॉन्च पैड उनको यूज़ करके, उनकी फैसिलिटीज़ यूज़ करके सक्सेस पा रहे हैं। उनके सैटेलाइट्स इसरो के लॉन्च व्हीकल्स में सफ़र करके अपने ऑर्बिट में पहुंच रहे हैं। और इसी तरह प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं, बहुत सारी एस्टेब्लिश प्राइवेट इंडस्ट्री, जी, जो कि अब अपना हमारे PSLV इंजन बना रही हैं, PSLV के स्ट्रक्चर असेंबल कर रही हैं। तो एक तरह से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है स्पेस सेक्टर का, जिसमें प्राइवेट जी, सेक्टर आया है, तो उससे दो दो फायदे हैं। कॉस्ट कम हो जाएगी, और हमारे को ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स पैदा होगा। और इसरो जो है वो रूटीन लॉन्चेस के छोड़ के वो है ना एडवांस टेक्नोलॉजी लॉन्चेस पर ज़्यादा ध्यान देगा। तो इसीलिए इसरो का जो फोकस हो जाएगा वो होगा मंगलयान, वीनस, डीप स्पेस जी, प्रोब्स, जो जिसमें स्पेशल R&D की आवश्यकता है। जबकि जो नॉर्मल कॉमर्शियल लॉन्चेस हैं, जो कि स्पेस इकोनॉमी के एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, वो हमारे प्राइवेट सेक्टर, हमारे स्टार्टअप्स करते रहेंगे। और स्टार्टअप तो नई टेक्नोलॉजीज के साथ आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो सैटेलाइट्स, नैनो मटेरियल्स, ये सब स्टार्टअप्स के जरिए आएंगे, और उनका विशेष संबंध होगा हमारी R&D एक्टिविटीज जो इसरो में हो रही है। तो दोनों मिलके इसको एक्सेलरेट कर सकते हैं और इसकी कॉस्ट कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है इस नीति परिवर्तन से। जी। क्या हम अपनी अगर जो हमारे स्पेस में जिस तरह से हमारे प्रयास हो रहे हैं और जिनमें हमें सफलता मिल रही है और अगर हम चंद्रयान 3 की भी बात करें तो मिनरल एक्सप्लोरेशन की बात होती है, मिनरल एक्सप्लॉइटेशन की बात होती है। उस दिशा में हम कहाँ और कैसे आगे बढ़ सकते हैं और उसमें कितना देखिए, वक़्त लगेगा? हीलियम आज की जो बात होती है। एक्सपेरिमेंट आज जो एक्सपेरिमेंट किया गया है जी, कि हम साउथ पोल पे क्यों गए। हम जी, ये साउथ पोल पे इसलिए गए कि हमें वहाँ की जो धरती, जहाँ की मून की जो सरफेस है उसकी जी, स्टडी करना है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे कितने मिनरल्स हैं, किस डेप्थ में हैं, किस तरह की मिनरल है। हमारे जो सेंसर रोवर और लैंडर में लगे हुए हैं वो यही जी, कार्य करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की सॉइल के बारे में, वहाँ के मिनरल्स के बारे में, वहाँ के टेम्परेचर के बारे में, वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में ये सब जानकारी हासिल करेंगे, तभी हम वहाँ से कुछ मिनरल्स ला सकते हैं। अब देखिए, ये कहा जाता है और ये प्रूवन फैक्ट है कि साउथ पोल में इस समय कोल्ड जी, होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा हीलियम-3 है। जी, अगर हम इसको कंफर्म करेंगे तो, और हम वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो धरती है, उसके बारे में हम समझ सकेंगे कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सीज़निक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
वहाँ के रिफ्लेक्ट और ज़्यादा हमारा प्लाज्मा वहाँ कैसा है, ये सब अगर हम समझ लेंगे तो हमें आगे जाकर अगर हम वहाँ माइनिंग करनी है, हीलियम वहाँ से लानी है, तो जी उस सब की टेक्नोलॉजी डेवलप करने में बहुत सहायता मिलेगी। और इस दिशा में कि वहाँ हम माइनिंग कर सकें, वहाँ हम जाके हैबिटेट को स्थापित कर सकें, यही एक बहुत बड़ा कदम है। आज का लॉन्च इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जी, हमारे जो जिस तरह स्पेस मिशन होते हैं उसमें कहा जाता है कि सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। मान लीजिए दूसरे देशों के मुकाबले अगर हम इससे कंपैरिजन करें रशिया से या चाइना से या अमेरिका से, तो ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कम बजट में हमने इस मिशन को सफल किया है। या हमारे देश की एक खासियत है कि हमारे जी, वैज्ञानिक और हमारे इंजीनियर्स और हमारी इंडस्ट्री फ्रूगल इंजीनियरिंग में विश्वास करती है। और ये जी, आज की बात नहीं है, ये पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं। हमने मिसाइल्स के मिशन किए, हमने एयरक्राफ्ट के मिशंस किए, हमने सबमरीन्स के मिशंस किए, हमने स्पेस लॉन्चेस किए, हमने एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स बनाए। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया वो कैपेबिलिटी लाने के लिए, और बाहर के मुल्कों ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें 3 to 5 टाइम्स डिफरेंस आता है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो है फ्रूगल इंजीनियरिंग में विश्वास करते हैं। हम लोग इनोवेट करते हैं कि किस तरह से मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम बेस्ट जी, टेक्नोलॉजी अचीव कर सकें। और इसीलिए भारत में जो खर्चा होता है बड़े बड़े मिशंस में कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज, मैं ये कहता हूँ कि बहुत कम होता है। उसकी वजह है फ्रूगल इंजीनियरिंग, इनोवेशन एंड टैक्टिक्स टू डू द सेम थिंग्स with minimum, and that is how we have succeeded so far. स्पेस सेक्टर में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, अगर हम अमेरिका से कंपैरिजन करें तो ये कहा जाता है कि नासा पर जितना खर्च होता है उसका 1/4 से भी बहुत कम है हमारी जो स्पेस रिसर्च में या स्पेस सेक्टर में खर्च होता है। इसमें क्या और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए जाने की ज़रूरत है? किस तरह के प्रोत्साहन की हमारे वैज्ञानिकों को ज़रूरत है जब बात फंडिंग की आती है तो? देखिए, हमारे पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं होती है। सरकार जी, हमेशा पैसा देती है, और सरकार पिछले 9 साल में तो स्पेस प्रोग्राम्स को बराबर जितना पैसा होना चाहिए उसके हिसाब से मिलता है। और हम आराम से अपने जितने मिशंस हैं उसमें पूरे कर पाते हैं। अब बाहर के मुल्कों में ज़्यादा पैसा लगता है, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। वो जी, उनका कारण है कि वो लोग फ्रूगल इंजीनियरिंग नहीं करते। दे हुँ, हैव ए डिफरेंट अप्रोच डेवलपमेंट। हमारी जो अप्रोच डेवलपमेंट की है वो डिफरेंट है, तो जी, उसकी वजह से हमको पैसे की कमी नहीं होती है। और हमें अपना कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए कि नासा ज़्यादा खर्च कर रहा है और हम कम खर्च कर रहे हैं। हमारे जी, अचीवमेंट कम खर्च के साथ भी नासा से कंपेरेबल है आज। जी, हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने हमसे 10, 15, 20 साल पहले किया, हम आज कर रहे हैं, पर क्योंकि हुँ, हमने लेट स्टार्ट किया। हमने जब भी जी, किया आराम से किया। हमने अपनी प्रायोरिटीज़ सेटल करके इन्वेस्टमेंट किया। हम अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितना चाहिए उतना करते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि किसी देश की नकल करें और वहाँ पे जितना खर्चा हो रहा हो उतना ही खर्चा करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने मिशंस के हिसाब से, हमारी सरकार उसके लिए पैसे देती है, और उसमें कोई इनएडिक्वेसी नहीं है, उसमें पूरा पूरा सहयोग मिलता है। जी। अगर हम चंद्रयान मिशन 3 की जो बात करें, तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक महिला भी वैज्ञानिक हैं जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं डॉक्टर कल्पना। महिलाओं का स्पेस सेक्टर में हमारी जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसमें उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। आप इसे किस तरह देखते हैं? किस तरह के प्रोत्साहन की ज़रूरत है? महिलाएँ किस तरह से आगे आ रही हैं स्पेस मिशन में? आप ये देख रहे होंगी कि आजकल जी, जितने एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आईआईटी एंट्रेंस हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, या कोई आईएएस का एग्जाम हो, तो महिलाओं का नंबर कंपेयर टू मेन इज हायर। तो ये अपने आप में दिखाता है कि महिला सशक्तिकरण, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का, ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी का एक मंत्र है, वो काफी रंग लेके आया है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। तो महिला वैज्ञानिक जो स्पेस में है, या डिफेंस में है, या एटॉमिक एनर्जी में है, या सीएसआईआर में है, वो भी आगे आ रही हैं। आपको मालूम होगा कि इस मिशन में एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक महिला थी। इस मिशन में 40 से 50 महिलाएं ये ट्रैकिंग के समय काम कर रही थी। तो महिला वैज्ञानिक जो है काफ़ी तेज़ी से उभर के आ रहे हैं,
और जो हमारा इकोसिस्टम है इस समय, महिला सशक्तिकरण, विमेन लेड डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं जी विमेन लेड डेवलपमेंट, नॉट विमेन एम्पावरमेंट अलोन बट विमेन लेड डेवलपमेंट, which जी is really paying lot of fruits to us today। और उसकी वजह से आप जो चेंज देख रही हैं इस समय, महिलाएं आगे आ रही हैं हर क्षेत्र में, वो उसी का एक कारण है। हमारा इकोसिस्टम कंप्लीटली चेंज हो रहा है विद वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन लेड डेवलपमेंट। मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सारस्वत आपसे कि अब चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने के बाद, मून पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर, अब जब रोवर उससे अलग होके प्रज्ञान रोवर है वहां पर तस्वीरें खींच रहा है, किस तरह से अब वैज्ञानिक इसरो में उसको मॉनिटर करेंगे, आगे वो क्या करेगा, किस तरह की उसकी मूवमेंट रहेगी, क्या उसको कुछ दिनों के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा, क्या उसकी हेल्थ देखी जाएगी, अब क्या उसकी टेक्निकलिटीज हैं जो आगे होंगी? देखिए, मैंने सबसे पहले तो जब लैंड करने के बाद उसको नीचे लाने से पहले, रोवर बाहर जी आने से पहले, लैंडर की हेल्थ कैसी है, रोवर की हेल्थ कैसी है, उसके चेक्स किए गए। उसके बाद लैंडर के जो कैमरेज है, उन्होंने वहाँ की जो सॉइल और उसकी अर्थ जो थी उसका पूरा पूरा निरीक्षण किया कि वो हमारा रोवर वहाँ पे चल सकेगा कि नहीं चलेगा, कहीं गड्ढे तो नहीं है, कोई कोई बोल्डर्स तो नहीं है। वो सब करने के बाद उन्होंने रोवर को नीचे स्लोप के जरिए बाहर निकाला, और अब रोवर में जितने सेंसर्स लगे हैं वो एक्टिवेट हो गए। आपको मालूम है कि ये कार्य रोवर आने वाले 14 दिन तक करेगा, क्योंकि जी हमारा जो अर्थ का 14 दिन होते हैं वो मून का एक संडे होता है, मतलब एक दिन के बराबर, उसके बाद रात हो जाती है वहाँ। तो 14 दिन बाद रात होती है, पृथ्वी के 14 दिन के बाद मून पर रात होती है। तो ये रोवर जो जी है 14 दिन तक एक्सपेरिमेंट्स करता रहेगा, मेजरमेंट्स करता रहेगा, सॉइल मेजरमेंट्स करेगा, सीस्मिक मेजरमेंट्स करेगा। लैंडर भी, अपने लैंडर में भी कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं जो कि वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखेंगे, टेम्परेचर को देखेंगे, सीस्मिसिटी को देखेंगे, वहाँ का जो प्लाज्मा है उसको देखेंगे। तो ये सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स उसमें लगे हैं उसके जरिए कलेक्ट की जाएगी, और वो कलेक्ट करके ट्रांसमिट की जाएगी हमारे लैंडर और रोवर के बीच, ऑर्बिटर के बीच में जो कनेक्शन है, और उसके जरिए फिर हमारे पास कंट्रोल सेंटर में आ जाएगी। ये चलता रहेगा पूरे 14 दिन तक। ये एक्सपेरिमेंट्स का पूरी तरह से प्लानिंग हुई है, और ये प्लानिंग के हिसाब से रोवर अपना कार्य करता रहेगा। रोवर में जो पावर इस समय है वो वहाँ के सोलर एनर्जी जो है उससे मिलती रहेगी। तो इसलिए सोलर जब तक सन जहाँ वहाँ मिलता रहेगा तब तक रोवर काम करता रहेगा, और उतनी ही क्षमता उसमें है। थोड़ा बैटरी बैकअप भी है, तो उस बैटरी बैकअप से कुछ दिन और काम करेगा, पर उसके आगे उसका काम बंद हो जाएगा। जी। तो आपके इस पूरी चर्चा के दौरान आपने बहुत सारे इसके जो पहलू हैं उस पर प्रकाश डाला, हमें उसकी जानकारी दी। अ, आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स? मैं ये कहूँगा कि आज का मिशन जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में, जी, हमारे वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाओं का फल है। और मैं पूरे देश को, टीम इंडिया को इस सब के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हम उनके इस कार्य से भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में आया है, और भारत का झंडा चांद पर लहरा रहा है। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीके सारस्वत, मेंबर नीति आयोग, फॉर्मर डीआरडीओ चीफ। आप देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आप जेएनयू के चांसलर हैं। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से चंद्रयान 3 की सफलता पर विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, इसके विभिन्न जो पहलू हैं, उस पर हमें बहुत बारीकी से, गहराई से जानकारी देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का जो इस कार्यक्रम से जुड़े और